डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का दूसरा पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट एज अ नाउन। जो प्रबंध है वो यदि संज्ञा माना जाए तो उसके क्या क्या परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट एज अ वर्ब। क्रिया के रूप में प्रबंध क्या है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो प्रबंध है वो दूसरों से कार्य कराने की कला तो है ही, लेकिन कम कॉस्ट में बढ़िया प्रोडक्टिविटी हो और जो भी कार्य किया जाए वो एक प्रॉपर मैनर में हो, या साइंटिफिक जो उसका परिप्रेक्ष्य है वो बना रहे, विज्ञान के रूप में वो बना रहे, स्टेप बाय स्टेप हो, उसमें जो कार्य का बंटवारा है वो बना रहे, कुछ इस प्रकार से। इन सब बातों को हम बाद में जो अलग अलग चैप्टर्स जब आएंगे तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। अब किसी भी कार्य को कराने के लिए ये एक कला भी है और विज्ञान भी है। जब प्रबंध के द्वारा कोई कार्य कराया जाएगा तो वो कला है, लेकिन वो कार्य जिस प्रकार से किया जाएगा, करवाया जाएगा, वो विज्ञान है। उसमें जो स्टेप्स हैं, उसमें जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस हम आगे देखने वाले हैं, तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगा ही। प्रबंध को हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फिट हैं, उन लोगों का परिवर्धन कह लीजिए या डेवलपमेंट कह लीजिए, लोगों का जो डेवलपमेंट है वो भी प्रबंध के द्वारा करवाया जाएगा या किया जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो जब लोग प्रबंध का हिस्सा बनते हैं तो उनके पर्सनैलिटी, परसेप्शन, उनको कोई कार्य करने की जो दक्षता है, जो स्किल एनहांसमेंट है, वो होता ही है। कोई भी कार्य अगर कोई व्यक्ति बार बार करता है तो उसको दक्षता हासिल होती है, एफिशिएंसी आती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उसकी। और प्रबंध को यदि हम लीडरशिप के रूप में लें या नेतृत्व क्षमता के रूप में लें, तो ये जब दूसरों से कार्य कराया जाएगा तो किसी भी व्यक्ति की जो नेतृत्व क्षमता है उसका पता लगेगा। और यदि किसी व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता है तो उसमें वृद्धि होगी ही, क्योंकि वो कार्य वो फिर अनवरत रूप से करता रहेगा। प्रबंध किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो डिफाइन होता नहीं है, वो तो एक प्रोसेस है जो अनवरत चलता रहता है, और इससे जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी अनवरत रूप से कार्य करते रहते हैं। निर्णय क्षमता की अगर बात करें तो प्रबंध जो है वो निर्णय लेने का एक प्रोसेस है। उसमें हमेशा ही किसी न किसी पॉइंट पे निर्णय लेने होते हैं। कोई कौन सा व्यक्ति है वो कार्य करेगा, किस प्रकार कार्य करेगा, तो डिसीजन मेकिंग तो प्रबंध का एक अभिन्न अंग है। मॉडर्न एक्लेक्टिक कंसेप्ट ये कहता है कि प्रबंध के जितने भी संभव अवयव हैं वो सभी अवयव मैनेजमेंट को, प्रबंध को हमेशा डिफाइन करके चलते हैं। चाहे वो लोगों से कार्य कराने की कला हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो निर्णयन हो, चाहे वो नेतृत्व क्षमता हो, चाहे वो प्रोसेस के रूप में है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए है, चाहे वो MBO हो, MBE हो। तो जो प्रबंध है उसके जितने भी पॉसिबल ऑल्टरनेट्स हैं, जितने भी संभव अवयव हैं, वो सब एक मॉडर्न एक्लेक्टिक कंसेप्ट में समाहित हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट
बाय डॉक्टर आर.एल. नौलखा से लिया हुआ है। और इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो आप अपने बाएं हाथ की तरफ देखें तो इनपुट्स या रिसोर्सेज लिखा हुआ है। रिसोर्सेज जो पहले के 3 रिसोर्सेज हैं वो हम क्लासिफाई करते हैं मैक्रो लेवल में, यानी कि जिनके बिना कुछ भी, इन 3 में से अगर एक भी मिसिंग होगा तो कोई भी प्रबंध कार्य नहीं कर पाएगा, इवन कोई भी कार्य पॉसिबल होएगा ही नहीं। और जो इंफॉर्मेशनल रिसोर्स है चौथा, वो है तो माइक्रो लेवल का लेकिन क्रांतिक है, क्रिटिकल है। जब उन तीनों रिसोर्सेज के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फिज़िकल रिसोर्सेज हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, और उनमें भी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्योंकि फिज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में से डिसीजन लेने की कैपेसिटी सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज में है। तो वो जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके इंफॉर्मेशन को निकाल कर इन सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तब जाके तो कहीं प्रोसेस स्टार्ट होगा प्रबंध का। और उनमें फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिनको हम मैनेजमेंट के क्रिटिकल स्टेप्स कहते हैं या कह लीजिए कि मैनेजरियल प्रोसेस कहते हैं, उनमें जब इन इनपुट्स को, इन रिसोर्सेज को डाला जाएगा तब इनकी होगी ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आप कोई भी रॉ मटेरियल इनपुट करेंगे इस प्रोसेस में तो इन चारों स्टेप्स के थ्रू इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और इन सभी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एफर्ट्स में। एफर्ट्स यानी प्रयास जो किए जाएंगे, और जब वो इन प्रोसेस के अंतर्गत प्रयास किए जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो रॉ मटेरियल है वो वर्क इन प्रोग्रेस में बनेगा, और जो आउटपुट है वो हमको गुड्स, सर्विसेज और जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो चलेगा आगे। और क्या हमने जो तय किया था वो हमने अचीव किया है क्या, वो यहाँ पर पता चलेगा फीडबैक के थ्रू। अगर वो कहीं पे भी कोई कमी रह गई है तो ये जो प्रोसेस है वो दोबारा स्टार्ट होगा, या ये कह लीजिए कि ये प्रोसेस जो है वो हमेशा चलता रहता है। और अगर बात आती है इन्वायरमेंट की तो 2 तरीके के इन्वायरमेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात की गई है, लेकिन जो प्रोसेस है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है तो वहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट भी काम करेगा, बाह्य वातावरण भी काम करेगा, आंतरिक वातावरण भी कार्य करेगा। क्योंकि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का आंतरिक जो वातावरण है वो संतुलन में नहीं है तो जो प्रोसेस है वो प्रभावित होगा और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जैसे कि गवर्नमेंट है, डेमोग्राफिक्स है और जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है, ये सभी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो ये प्रभावित करते ही हैं। कोई भी पॉलिसी चेंज हुआ वो अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करता है, उससे संबंधित है, तो उसका प्रभाव हमको इस प्रोसेस के ऊपर देखने को मिलेगा ही। और जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स जो हैं और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सप्लायर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, वो सभी लोग या जो क्रेडिटर्स हैं, जो डेटर्स हैं, वो सभी लोग एक इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और वहाँ से अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो वो इस प्रोसेस को प्रभावित करता ही है। मुझे लगता है कि आपको ये जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब बात आती है डेफिनेशन की। आज इस लेक्चर में हम सिर्फ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और जिन व्यक्तियों ने ये डेफिनेशन दी है वो आपको ध्यान होना चाहिए कि किन्होंने ये इस तरह की डेफिनेशन दी है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अगर ये कहा गया है तो किसके द्वारा कहा गया है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। कुछ
3 डेफिनेशन मैंने इम्पोर्टेंट या निकाली हैं। आगे भी और डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। मैरी पार्कर फॉलेट जो स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। प्रबंध एक कला है दूसरों से कार्य कराने की। बिल्कुल सही बात है कि जो प्रबंध है वो दूसरों से कार्य कराना है हमको। बाद में जब हैरोल्ड कून्स ने कहा तो उसमें खुद को भी इन्वॉल्व करा। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स। आप शामिल हो गए फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स में। फॉर्मली मतलब ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में आ गए आप। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप मतलब आप जब कॉलेज में आते हैं तब आप स्टूडेंट्स बनते हैं, लेकिन जब मित्रों के साथ रहते हैं तो आप मित्र बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो मित्र वाला ग्रुप है वो एक इनफॉर्मल ग्रुप है, लेकिन जब आप स्टूडेंट्स बन जाते हैं, टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, तब आप एक फॉर्मल सेटअप में आ जाते हैं, तो एक फॉर्मल ग्रुप बन जाता है। तो जो प्रबंध है वो काम तो हमेशा करता है, लेकिन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जब होगा तब वो बेहतर तरीके से कार्य करेगा, क्योंकि उसमें सबको अपने राइट्स और ड्यूटीज़ पता रहती हैं कि अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे क्या दायित्व हैं, क्या हमारे अधिकार हैं। अगर कोई आपके प्रोफेसर्स हैं उनको पता रहता है कि ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, तो हमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से टैकल करना है, उनको किस तरह से पढ़ाना है। अगर इसी बात को अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के सापेक्ष अगर डिस्कस करें तो जो एक मैनेजर हैं, उनके नीचे डिप्टी मैनेजर है और फिर फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं, तो उनको पता रहता है कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके क्या क्या राइट्स हैं, तो वो उसी प्रकार से फिर कार्य करते हैं। वो फिर मित्रवत ना रहकर एक पोजीशन बेस्ड हो जाते हैं। उनकी एक डेजिग्नेशन होती है और उस डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग वो अपना कार्य का संपादन करते हैं। क्रीटनर ने एक थोड़े से अच्छे तरीके में डिफ़ाइन किया है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स in a changing environment. Central to this process is the effective and efficient use of limited resources. अगर आप पिछला डायग्राम याद करें तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो प्रबंध का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको केंद्रित करते हुए हमको दूसरों से कार्य तो कराना ही है, साथ में उनके साथ में कार्य करना भी है, ताकि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो हमने फिज़िकल, फाइनेंशियल और नेचुरल और इंफॉर्मेशनल जो रिसोर्सेज हैं उनकी बात की, क्योंकि वो लिमिटेड हैं, तो उनको यूज़ में लेते हुए हमको एफिशिएंट वे में यूज़ लेना है और उनको यूज़ लेते हुए हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर क्रीटनर ने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है, क्योंकि उसने जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसको केंद्रित किया है यहाँ पर इस डेफिनेशन में। तो ये जो 3 डेफिनेशन है इनको आप याद रखें, किस किस ने क्या डेफिनेशन दी। और ये जो डेफिनेशन है वो बढ़ते हुए क्रम में है। मैरी पार्कर फॉलेट ने कुछ कहा है, उसमें कुछ जोड़ा है हैरोल्ड कून्स ने, और फिर क्रीटनर ने उसमें बहुत कुछ जोड़ा है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो अगर आप इस क्रम को भी याद रखेंगे तो और भी अच्छा होगा। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही।